Hello aspirants, welcome to Amartya Academy. So in today's video, I will explain in brief the next very important doctrine, and that doctrine is doctrine of pith and substance. Now why it becomes important to study about all these different doctrines? Because doctrine holds one of the important aspect, even though these doctrines are not being mentioned directly in our constitution. So first let us understand the meaning of doctrine. डॉक्ट्रिन का सिंपल मीनिंग है एक सेट ऑफ बिलीफ. हम बोल सकते हैं लॉ की भाषा में कि डॉक्ट्रिन जो है वो एक लीगल रूल है, या हम बोलेंगे लीगल थियोरी है, या लीगल प्रिंसिपल है जो एस्टैब्लिश हुई है प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और केसेस के थ्रू. सो डॉक्ट्रिन इज नथिंग बट इट इज अ लीगल रूल विच हैव बीन एस्टैब्लिश थ्रू प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड केसेस. अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की. तो ये जो डॉक्ट्रिन है इट वाज फर्स्ट एक्नॉलेज्ड इन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू वन केस, और वो जो केस था वो था कुशिंग वर्सेस डिप्यू 1880 का केस था. तो इस केस के बाद पहली बार एक्नॉलेज किया था कनाडा कंट्री ने और इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया था. लेटर बाद में फिर इंडिया में इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड अंडर सेक्शन 100 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, मतलब हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को हमने अडॉप्ट कर लिया था. अभी आज की बात करें तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डॉक्ट्रिन है उसे कौन आर्टिकल सपोर्ट कर रहा है? इट इज फर्मली सपोर्टेड बाय आर्टिकल 246 और एक शेड्यूल, एंड दैट शेड्यूल इज 7th शेड्यूल. Now how this is related with doctrine of pith and substance? तो उसके पहले let me explain you कि 246 और 7 शेड्यूल में क्या लिखा है. 246 जो आर्टिकल है बेसिकली वो तीन बातें बोल रहा है. फर्स्ट ये है कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने का, लेकिन कहां पर? जो भी मैटर मेंशन किया है यूनियन लिस्ट में, और यूनियन लिस्ट मतलब लिस्ट 1. सो लिस्ट 1 के सब्जेक्ट मैटर में एक्सक्लूसिव पावर मिला है लॉ बनाने का. किसको? पार्लियामेंट को. वो बात लिखी है. सेकेंड ये बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है उनको भी एक्सक्लूसिव पावर्स है कि वो लॉ बना सकता है इन एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2, मतलब स्टेट लिस्ट. सो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर. और तीसरी बात ये लिखी है कि बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर शुड मेक लॉ ऑन व्हाट? थर्ड लिस्ट, एंड दैट थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. सो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें दोनों भी लोग लॉ बनाएंगे. कौन? पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये 246 में मेंशन किया है. तो 7th शेड्यूल में क्या लिखा है? तीनों लिस्ट के बारे में, मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 जो है वो 7th शेड्यूल में है. और लिस्ट 1 में सारे सब्जेक्ट मैटर है, लिस्ट 2 में सारे सब्जेक्ट मैटर है, लिस्ट 3 में सब. तो ये जो है इसमें लॉ बनाने का काम किसको करना है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. वो बात 246 में है, और वो क्या सब्जेक्ट मैटर है वो बात जो है वो 3 लिस्ट में लिखी है. तो अभी इन दोनों से क्या कनेक्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का? सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन. तो दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट विदिन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स आर सुप्रीम. मतलब अपने अपने स्पीयर्स में, अपने अपने स्पीयर्स मतलब अपना अपना जो एरिया मिला है यूनियन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है वो उसका एरिया है, और स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो उसका एरिया. तो दोनों भी अपने अपने एरिया में सुप्रीम है. ठीक है, इसीलिए किसी को भी दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को एनक्रोच नहीं करना है. ठीक है, और अगर एनक्रोचमेंट हो जाता है तो तभी क्या होगा? फिर कोर्ट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करके उस पर्टिकुलर लॉ को चेक करेगा. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिथ? पिथ का मतलब ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर लॉ है उसका ट्रू नेचर क्या है, उसका ट्रू एसेंस क्या है, वो समझना मतलब पिथ. और सब्सटेंस का मतलब क्या है कि वो जो लॉ है उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है उसको देखना. तो मान लो किसी ने अगर किसी के सब्जेक्ट पे एनक्रोचमेंट कर ली तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई करके चेक करेगा. पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करना मतलब कि वो लॉ का ट्रू नेचर ढूंढना. और वो कैसे करेगा? कि अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है
तो वो ऑब्वियसली उसको किस में लॉ बनाना है, अपने ही सब्जेक्ट मैटर में। तो जब वो अपने ही सब्जेक्ट मैटर में लॉ बनाया है और इंसिडेंटली सेंट्रल का जो सब्जेक्ट है वो टच हो जाता है, तो वो गलत नहीं है। तो मतलब उसका ट्रू नेचर क्या था, अपने ही सब्जेक्ट पे काम करना, लेकिन इंसिडेंटली दूसरे के सब्जेक्ट टच हो जाता है। तो अगर ऐसा बना है लॉ तो वो वैलिड होगा। तो पिथ एंड सब्सटेंस मतलब वो ट्रू इंटेंशन चेक करेगा लॉ मेकिंग बॉडी का, कि भाई उसने जो लॉ बनाया है वो विद इन इट्स सब्जेक्ट बनाया है। अगर अपने ही सब्जेक्ट में रह के बनाया है तो वो लॉ वैलिड होगा, और अगर इंटेंशनली उसने दूसरे के सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है तो उसे हम इनवैलिड बोलेंगे। सो ये जो चेक करने का काम है, दैट इज नथिंग बट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अब ये ऐसा हमें क्यों करना है और ये डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों है, बिकॉज मान लो कि ऐसा अगर हम लोग पार्लियामेंट के पावर को या स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को स्ट्रिक्टली लिमिट कर देंगे कि आपको इसी एरिया में काम करना है, थोड़ा सा भी यहाँ वहां ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, तो ऐसा करेंगे तो सारे लॉ जो है वो तो इनवैलिड ही डिक्लेयर होते जाएंगे। कौन से ग्राउंड पे, ओवरलैपिंग के ग्राउंड। तो थोड़ा बहुत तो ओवरलैपिंग होगा, लेकिन वो लॉ जो बना है वो उन्होंने अगर अपने ही सब्जेक्ट को फोकस रख के बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वो ही जो काम कर रहा है वो पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन जो है वो काम कर रही है। मैं अभी आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक छोटी सी फैमिली है, फादर, मदर और उसके 2 सन्स। एक का नाम है गोपाल और दूसरे का नाम है माधव। अभी फादर मदर ने दोनों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। गोपाल को बोला कि जो भी घर के लिए एसेंशियल चीजें चाहिए वो लाने का काम तेरा, जैसे सब्जी लाना है, फ्रूट्स लाना होगा, या मान लो पल्सेस, कोई भी ऐसी चीज है वो लाने का काम तुझे करना है। और माधव को बोला कि तुझे घर का फाइनेंस और बजट को मैनेज करना होगा। तो दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी। अब दोनों भी अपना काम मैनेज कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल जो है वो कुछ ऐसी सब्जी लाया जो कि थोड़ी सी कॉस्टली थी। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकली, लेटुस और वो चेरी टोमेटो लेके आ जाता है और अपने पेरेंट्स को, मतलब मम्मी को बोलता है कि भाई अब से रोज डिनर में ब्रोकली का सूप होना चाहिए और लेटुस और चेरी टोमेटो का सलाद भी होना चाहिए। तो अभी जो माधव है उसको टेंशन आ गई। उसको लगा कि ये तो जो मेरा सब्जेक्ट है बजट, उस पे टच कर रहा है, बजट मेरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गोपाल को बोल रहा है कि भाई तुझे ये सब करना ही नहीं था, क्योंकि बजट जो है वो मेरा सब्जेक्ट। अभी आप मुझे बोलो कि यहाँ पर कौन सही और कौन गलत। तो दोनों ने अपना अपना काम किया, दोनों ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन इंसिडेंटली जो है वो कहीं टच हो रहा है। तो पेरेंट्स ने बोला कि जो गोपाल था उसने तो वेजिटेबल लाने का ही काम किया है, लेकिन वो लाते समय इंसिडेंटली बजट जो है वो टच हो जाता है। पर्पसली नहीं ऐसा उसने बजट गड़बड़ किया, बट इंसिडेंटली एनक्रोचमेंट हो चुका है, तो वो गलत नहीं है। तो वो भी सही है और तू भी सही। तो ऐसा जो चीज है वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हमको समझा रही है कि लॉ मेकिंग बॉडी है, मान लो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो तो लॉ बनाएगी ही। अपने ही सब्जेक्ट पे उसको लॉ बनाना है, और अपने ही सब्जेक्ट में लॉ बनाते बनाते मान लो दूसरे के सब्जेक्ट को ओवरलैप कर जाती है तो वो रॉन्ग नहीं होता। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। बट हाँ, इंटेंशनली उसने जानबूझ के दूसरे के सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया तो वैसा जो लॉ होगा उसको सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगी, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगी। मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा, बोले कि बियॉन्ड योर मतलब आपके कॉम्पिटेंस से बाहर आपने लॉ बना दिया है। अभी मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी और केस लॉ के थ्रू भी आपको इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो पहला वाला केस था वो है प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, 1947 का केस था। अब इस पर्टिकुलर केस में मेन इश्यू क्या था, एक एक्ट थी बंगाल मनी लेंडर एक्ट 1940। इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया था। क्यों चैलेंज किया था? बिकॉज ये जो एक्ट बनी थी इट वॉज बेसिकली डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी लेंडिंग। सो मनी लेंडिंग को का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके रेगुलेशन के रिलेटेड कुछ एक्ट थी। तो ऑब्वियसली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर लोन कैसे रिकवर होना है, ऐसी ऐसी बातें जो है उस पर्टिकुलर एक्ट में डिस्कस हुई होगी। और इसीलिए एक आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई ये सब बातें तो प्रोमिसरी नोट में आ जाती है। बिकॉज व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन किया है, मतलब एक प्रॉमिस की जाती है कि भाई मैंने जो लोन लिया है मैं वो रिपे करूंगा। तो ये एक प्रॉमिस का डॉक्यूमेंट है जिसमें हर बातें मेंशन की है, जैसे कि डेप्ट, उसका अमाउंट कितना होगा,
प्लस उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया है, प्लस मैच्योरिटी डेट कब होगी, फिर डेट क्या है उसका इशू करने का, तो वो सारे एस्पेक्ट जो है वो प्रॉमिसरी नोट्स में डील होते हैं। और कहीं ना कहीं वही बातें मनी लेंडिंग में भी आ गई। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि ये तो सेंट्रल सब्जेक्ट था, प्रॉमिसरी नोट तो एक सेंट्रल सब्जेक्ट था, तो उस पर बंगाल गवर्नमेंट ने कैसे लॉ बना लिया। तो जो केस था वो कोर्ट में जाता है, तभी प्रीवी काउंसिल थी। तो प्रीवी काउंसिल ने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया और कोर्ट ने ये बोला कि जो भी बंगाल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास की है वो इन एसेंस इट इज रिलेटिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ मनी लैंडिंग एंड मनी लेंडर्स। तो उसने वही सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही लॉ पास किया है, लेकिन इन द प्रोसेस इट हैज टच्ड द सेंट्रल सब्जेक्ट दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट। तो ये जो लॉ है वो वैलिड है। तो बेसिकली ऐसा था कि वो सेंट्रल लिस्ट का विषय था कि स्टेट लिस्ट का विषय। तो फाइनली इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये बोल दिया कि वो जो सब्जेक्ट था वो स्टेट का ही सब्जेक्ट है अंडर एंट्री 27 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये जो था वो एंट्री नंबर 27 था। प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोलूं तो ये एंट्री नंबर 30 में ये वाला सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और जो प्रॉमिसरी नोट है वो एंट्री नंबर 28 में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में, लिस्ट 1 में। और प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ये एंट्री नंबर 46 में ये वाला सब्जेक्ट आ जाता है। सो फाइनली यहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई करके कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये जो एक्ट थी वो वैलिड थी, बिकॉज इसका ट्रू नेचर क्या था, ट्रू नेचर था अपने ही सब्जेक्ट पे काम करना और उन्होंने अपने ही सब्जेक्ट पे काम किया है। नाउ अभी नेक्स्ट केस पे जाते हैं और वो नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस। अभी इस पर्टिकुलर केस में एक एक्ट थी उसको चैलेंज किया गया था एंड दैट एक्ट वाज बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट it prohibited possession and consumption of alcohol in the state of Bombay। तो इसीलिए बोला कि भाई ये जो एक्ट है वो क्या सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो इसमें दो चीजों का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि एक तो जो स्टेट लिस्ट में आता है सब्जेक्ट एंट्री नंबर 31, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एंट्री नंबर 31 जो है उसमें मेंशन किया है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, मतलब इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स का जो प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर मान लो उसका परचेज हो, सेल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उन सभी बातों का जो डील था वो एंट्री नंबर 31 में लिखा था। और ये जो नेक्स्ट बात है मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर की जो बात करें तो वो वाला जो सब्जेक्ट है वो एंट्री नंबर 19 में मेंशन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो अभी यही प्रॉब्लम था कि आप तो प्रोहिबिट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये तो स्टेट का मैटर है, तो आपने सेंटर का मैटर है तो आपने सेंटर के मैटर पे लॉ बना दिया है। तो इसलिए इश्यू था कि क्या ये स्टेट में आएगा कि सेंटर में आएगा। तो अगेन यहाँ पर भी कोर्ट ने जो था डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया, उसको प्रॉपरली चेक किया और बोला कि इसका जो ट्रू नेचर है इस पर्टिकुलर लॉ का वो क्या था कि भाई अपने ही स्टेट में प्रोहिबिट करना किसका, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, और वो तो स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है बिकॉज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स जो है वो स्टेट लिस्ट में आ जाता है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता है। हालांकि वो लॉ पास करते समय सेंट्रल लिस्ट में एंक्रोचमेंट हो गया है बिकॉज क्या कर रहा है, ये प्रोहिबिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेशन करने का जो पावर था सेंटर का वो टच हो रहा है, बट पर्पसली नहीं किया है, वो इंसिडेंटल एंक्रोचमेंट हो गया है। क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट केस में जाते हैं एंड दैट केस इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला 1959 का केस था। अभी इस पर्टिकुलर केस में मेन इशू था एक एक्ट पास की थी अजमेर लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जो एक एक्ट पास की थी उसका नाम था अजमेर साउंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट 1952 एंड दिस एक्ट एक्चुअली प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर्स इन द स्टेट। तो अभी वापिस यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया कि ये जो किया है तो ये क्या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है कि सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 6 में आ जाएगा ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन कि फिर ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है अंडर 31, एंट्री नंबर 31 ऑफ सेंट्रल लिस्ट। अभी मैं आपको बोलूंगी कि जो एंट्री नंबर 6 है स्टेट लिस्ट का दैट इज रिलेटेड विद पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो वो स्टेट सब्जेक्ट है।
और बात करें एंट्री नंबर 31 की, जो कि सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या आता है, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ, फिर टेलीफोन, फिर वायरलेस, फिर ब्रॉडकास्टिंग की बात हो एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो विषय है वो एंट्री नंबर 31 में सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी यहाँ बात की कि भाई ये जो लॉ पास किया है ये तो सेंटर को टच कर गया है, तो कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो एक्ट पास की है वो बेसिकली क्यों की है कि भाई साउंड जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज साउंड एम्पलीफायर का यूज ना करो, मतलब आपको लाउड नॉइज नहीं करना है। और ये जो लॉ पास करने का हेतु क्या था कि पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हुए ऐसा लॉ पास किया है। और पब्लिक हेल्थ जो है वो तो स्टेट का ही सब्जेक्ट है, हालांकि वो लॉ पास करते करते एम्पलीफायर जो कि एक ऐसा एपरेटस है जो ब्रॉडकास्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, तो वो भले टच कर गया है सेंट्रल सब्जेक्ट पे, बट एक्चुअली उसका इंटेंशन सेंट्रल सब्जेक्ट का नहीं था, इंटेंशन तो है पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड ही। तो ये लॉ भी इन एसेंस, मतलब इन पिथ एंड सब्सटेंस ये वैलिड है, ये इंट्रा वायरस है, मतलब विद इन देयर लिमिट है, वो बियॉन्ड लिमिट नहीं पास किया है। सो दिस लॉ इज ऑल्सो वैलिड। एंड लास्ट वाला जो केस है दैट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइजेस 2001 केस। अब यहाँ पर मेन इश्यू क्या था, दैट इश्यू वाज इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन ड्राइव इन सिनेमा। अब ये ड्राइव इन सिनेमा क्या था, ड्राइव इन सिनेमा एक ऐसा ओपन थिएटर होता है जहां पर क्या होता है, पीपल जो है वो अपने अपने ऑटोमोबाइल्स में जाके एंटर करेंगे और उसी में बैठ के वो मूवी देखेंगे, ठीक है, मतलब एक ओपन थिएटर है जहां पर आप जाओ और आप अपने अपने मतलब मोटर व्हीकल्स में बैठ के, कार में बैठ रहा है, कोई स्कूटर में बैठ रहा है और उसी में बैठ के वो मूवी देख रहा है, तो उसे हम ड्राइविंग सिनेमा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इशू ये था कि जो कर्नाटक की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया। किस पे टैक्स लगाया कि जो एंट्री हो रही है उस प्रीमाइसिस में, तो एक एंट्री पे टैक्स लगाया और दूसरा एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया। तो ये आया इशू कि भाई ये जो है एंट्री में टैक्स लगाना, क्या ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है अंडर 62? एंट्री नंबर 62 जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे कि लग्जरी, टैक्सेस ऑन लग्जरी इंक्लूडिंग वी कैन से अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग, बेटिंग, तो वो जो विषय है 62 का, क्या उसी के कंटेस्ट में ये लॉ बना है? उसको चैलेंज किया गया। तो ऑब्वियसली कोर्ट में जब केस जाता है तो कोर्ट ने बोला कि ये जो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है वो एंट्री पे नहीं लगा रही है, वो उस पर्सन पे लगा रही है जो कि अपने अपने ऑटोमोबाइल्स में आराम से एंटरटेनमेंट कर रहा है, खुद के ऑटोमोबाइल्स में बैठ के जो अम्यूजमेंट ले रहा है, जो एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगा है, एंट्री ऑफ व्हीकल्स के ऊपर वो टैक्स नहीं लगा है। तो ये जो टैक्स है वो जस्टिसिएबल है और वो लॉफुल है, वो लगा ही सकती है, ठीक है। सो दिस इज एन ऑल पिक्चर अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो इन शॉर्ट हमें इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में क्या समझ में आया कि मान लो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, उनको वैसे अपने ही एरिया में काम करना है, मतलब पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट पे काम करना है और स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट पे काम करना है। तो वो अगर अपने ही लिस्ट पे काम करेगी, मतलब अपने ही लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे वो लॉ बनाएगी, तो वो वैलिड हो जाएगा, भले वो थोड़ा सा ओवरलैप कर जाए दूसरे की लिस्ट पे। पर अगर उन्होंने जानबूझ के दूसरे के सब्जेक्ट पे लॉ बनाया तो वो लॉ जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।